हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम एक आर्मी अग्निवीर का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से, इसका आंसर करिए। और देखिएगा, किसी भी प्रश्न के आंसर करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आंसर मैच करिएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है क्लीमेंट एटली, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, सर्वोच्च गैर वीरता पदक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? अशोक चक्र। सर्वोच्च गैर वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर पूछा है आपसे। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? किदाम्बी श्रीकांत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन बी आपका बैडमिंटन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत युग में श्री कृष्ण ने किसको गीता का उपदेश दिया था? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं अर्जुन, उन सभी का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? व्हाट इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, श्रीनगर। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच हुई थी? द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन हेमू एंड हुम? देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 में हुई थी, हेमू और अकबर के बीच में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कर मत दो का नारा दिया था? ऑप्शन सभी आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आंसर करिए। कर मत दो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, महाभाष्य की रचना किसने की? हु कंपोज्ड महाभाष्य? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? रूपी इज नॉट द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? टका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचनाकार कौन हैं?
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा कवि प्रदीप। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कण्व वंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द कण्वा डायनेस्टी? कण्व वंश की स्थापना, ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं वासुदेव, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है सामान्य ज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बिमस्टेक में कुल सदस्य देश कितने हैं? हाउ मैनी टोटल मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन बिमस्टेक? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं 7, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इंडिया विल हैव अ प्राइम मिनिस्टर, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 75। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। और देखिएगा जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। क्लियर है सभी को? और इन्हीं में से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिल जाएगा। बीच में से कोई भी प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, उसका आंसर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर करिए। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल? तो जर्मन सिल्वर जो है वह कॉपर, जिंक और निकल तीनों का मिश्रण है। ऑप्शन आपका डी यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है सामने स्क्रीन पर। खट्टे रसदार फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर आदि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हाँ जी, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। और देखिएगा यही वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। अगर आपने थोड़ी सी अच्छे लेवल की पढ़ाई की है तो इसका आंसर आप जरूर कर पाएंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा आइरिस, यानी कि परितारिका। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सन रे इज? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र होता है एक्टियोमीटर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? स्ट्रक्चरली
हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर देयर? संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के टोटल 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का साइन बताना है आपको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, Ca। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaO। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? जल्दी से आंसर करिएगा। व्हाट इज द मोस्ट इनर्ट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन डी। जो भी आर्गन को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट। टाइफाइड किसके कारण होता है? जल्दी से आंसर करिए। टाइफाइड किसके कारण होता है? जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है, फीमर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों सेक्शन कवर होते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। गणित 31 से 45 तक पूरे 15 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए इनका आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर आप इनका HCF ले लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप ऑप्शन उठा कर भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? इनका HCF लेंगे तो इनका HCF आपके सामने आएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी ही ऐसी संख्या है जो इन सभी को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपके सामने। 50 और 80 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का। तो देखिएगा 50 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं के ही पहाड़े से या फिर एक से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या होगी 53, उसके बाद 59, फिर 61, फिर 67, उसके बाद आपकी 71, 73 और 79। 50 और 80 के बीच टोटल इतनी ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिए यहाँ पर मैं 216 को एज इट इज लिखकर नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 लगा सकता हूँ, 3 0, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6/10। क्लियर है? तो ये 10 नीचे ना रहकर 10 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 0 से आपकी 0 कैंसिल, 6 से अगर मैं 216 को कैंसिल करता हूँ, 6 × 18, चिकम 36, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.36, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। माना ए सम संख्या है और बी एक विषम संख्या है,
तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा रूल है, अगर एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो और एलसीएम निकालना हो तो हम सम संख्या और विषम संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ए एक सम संख्या है, बी एक विषम संख्या है, इनका एलसीएम लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ए बी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% हो। चलिए आंसर करिएगा इस प्रश्न का जल्दी से। तो देखिएगा वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 12 लाख है, तो 12 लाख लिखेंगे पहले। ये आपके सामने हो गए टोटल 12 लाख। क्लियर। वृद्धि की दर 4% है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 4% हम आगे लिखेंगे ताकि हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आए। तो अगर वृद्धि की दर 4% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 104/100, राइट। अब क्योंकि 2 वर्ष बाद बताना है तो अगले साल भी क्या हो जाएगा, 104/100 हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, आपका आंसर आपके सामने डायरेक्ट होगा। अब देखिए नीचे की 4 जीरो से ऊपर की 4 जीरो आपकी कैंसिल हो गई। अब 120 गुणा 104 गुणा 104 करिए, इसको गुणा करने पर क्या सभी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर मत यूज़ करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, एक दुकानदार ने 1200 रुपये की वस्तु खरीदकर उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा कि 108 रुपये का लाभ अर्जित किया। हमको क्या बताना है, हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड में सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो देखिए प्रॉफिट हुआ है 108 रुपये का गुणा 100 और जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1200 रुपये है। जीरो से आपकी दोनों जीरो कैंसिल, 12 से 108 को कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम में जाएगा, यानी कि 9%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। एक दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करें। एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं और यहाँ पर क्या है, 30 घंटे है। इनका अनुपात आपको निकालना है। हम क्या करते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 4:5। ऑप्शन सी, क्या सभी आंसर कर रहे हैं। हाँ जी, आंसर भी साथ साथ करते रहिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, इसका आंसर करिए। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योग 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको रेशो में एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि दोनों पूर्णांकों का कुल मान कितना था। तो देखिए जो 2 पूर्णांक है उनका अनुपात है 3:4 और इनका टोटल कितना था, 70 था। तो यहाँ पर रेशो में भी अगर हम टोटल करेंगे तो 7 बनेगा और 7 रेशो की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो यहाँ से अगर हम 1 रेशो की वैल्यू निकालें तो 1 रेशो की वैल्यू 10 हो जाती है। इसी तरह हम 3 और 4 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 3 रेशो की वैल्यू 30 हो जाएगी और 4 रेशो की वैल्यू 40 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब बोला है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। ये आपको पूर्णांक दिए गए हैं, इसमें कितना जोड़ें कि 5:6 प्राप्त हो। आप अब यहाँ से ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन बी को लूँ 20, तो यहाँ पर मैं 30 में 20 जोड़ूंगा और 40 में भी 20 जोड़ूंगा, राइट।
तो यहाँ पे 50 बन जाएगा और यहाँ पे 60 बन जाएगा। तो यहाँ से 0 से अगर हम 0 को कैंसिल करते हैं तो 5:6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने। पी क्यू से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 5 दिन में कर सकता है तो फिर क्यू अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया पी रेशो क्यू। क्लियर। पी क्यू से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू की एफिशिएंसी 100 है तो पी की हो जाएगी 140, क्योंकि 40% अधिक कार्यकुशल है। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यानी कि पी और क्यू के कार्य करने की क्षमता जो है वो 7:5 है। अब आगे देखिए, बोला है कि पी अकेला किसी काम को 5 दिन में करता है। हमको सबसे पहले वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखिए पी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, और पी को टाइम कितना लग रहा है, 5 दिन लग रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 35 यूनिट है। अब इतना क्लियर है। तो बोला है कि इस 35 यूनिट वर्क को क्यू अकेला, और क्यू के कार्य करने की क्षमता 5 है, तो उसे कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। देखिए हमको बताना है साधारण ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई 100। क्लियर। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम आपको 10 वर्ष दिया है, डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसल, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 128 बनेगा, और एक 10 की 0 यहाँ पर आ जाएगी, तो 1280 रुपये। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आखिरी के 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से डिस्कस करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। रमन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपये जमा करता है, जो 72,900 रुपये हो जाते हैं, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये 72,900 रुपये हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, यानी कि इसमें मूलधन प्लस आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब यहां पर देखिए, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये तरीका तभी लगाना है जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ये वाला क्वेश्चन दिया हो। राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे। 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं। आगे हम इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, और यहां पर आ जाएगा 25। राइट। अब इसको हम करेंगे प्रिंसिपल रेशो अमाउंट वाले तरीके से। जो नीचे वाली वैल्यू है 25, ये आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू बनेगी। अब क्योंकि इसमें 2 ऊपर एक्स्ट्रा है, तो 25 में 2 जोड़ेंगे 27, और ये जो 27 है ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब समय 2 वर्ष का है, तो आपको इनकी पावर भी 2 कर देनी है। पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 625 बनेगा, और यहाँ पे आपका बनेगा 729। राइट है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपका अमाउंट का जो रेशो है 2 साल का, वो कितना है, 729 है। अब अमाउंट की वैल्यू कितनी है रेशो में, 729, और एक्चुअल में कितनी है, 72,900 रुपये। यहां से अगर मैं एक रेशो की वैल्यू निकालूं तो एक रेशो की वैल्यू बन जाएगी 100। इतना क्लियर है सभी को। अब एक रेशो की वैल्यू 100 है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल का रेशो कितना है, 625। अगर एक रेशो की वैल्यू 100 है तो 625 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 गुणा 100 करेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 62,500 रुपये। समझ में आया है ये वाला तरीका सभी को। आपको प्रिंसिपल रेशो अमाउंट वाले तरीके से करना है अगर आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो।
क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, इसका आंसर करेंगे। और देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करिएगा। यहाँ पर 9:10 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 9:10 है। क्लियर है। आपको इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर मैंने लिख लिया S/R। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। S R से 5 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो तो S की आयु कितनी है? आयु का अनुपात कितना है जी? 9:10। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनको आयु का अंतर दे रखा है 5 वर्ष, तो हम रेशो में भी अंतर ले लेंगे तो रेशो में अंतर आ रहा है 1 का, यानी कि 1 रेशो का मान 5 के बराबर दिया हुआ है। S की आयु आपको निकालनी है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 5 है, S का रेशो कितना है? 9 है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S की वर्तमान आयु आ जाएगी 45 ईयर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे टाइम वाला। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो भी हमेशा जुड़ती है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर आपको समय स्पीड दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखा है आपको 30 सेकंड। क्लियर है। हमने टाइम वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे सामने। अब आपको बताना है रेलगाड़ी की लंबाई। हमको इतना पता है कि सारी चीज़ें मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हैं, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये 20 इधर जाके जब 30 में मल्टीप्लाई होगा तो t + 410 इज इक्वल टू 600 हो जाएगा। और ये 410 इधर जाके जब 600 में माइनस होगा तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी 190, और 190 मीटर ही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, इसका आंसर करिए, इसका सॉल्यूशन करिए। बोर्ड मास वाले टॉपिक से आपके सामने क्वेश्चन है। अब बोर्ड मास वाले में क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम प्लस करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं। तो देखिए 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। 12 + 16 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा। क्लियर है इतना। अब देखिए इसको आपस में ऐड करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 6 और 2 8, यहाँ पे 28 बन रहा है और माइनस 48 बन रहा है। अब 28 माइनस 48 करिए तो क्या बनेगा? माइनस का 20। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, उनका भी टेस्ट लगाएंगे। इसका आंसर करिए। 12 + 17 + 22 यानी कि आपको 20वां पद बताना है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है क्या सीरीज में डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो सीरीज में मुझे पता लग रहा है +5 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस सेम है ना। अब डिफरेंस सेम है तो ये क्या है? आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, समांतर श्रेणी। और आपको 20वां पद निकालना है, यानी कि आपको n20 की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1d। क्लियर। अब यहाँ पे a क्या है? जो पहली संख्या है 12, प्लस n क्या है जो आपको पद निकालना है? 20, और 20 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। और d क्या है? इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। सभी में 5 5 का अंतर है। अब देखिए 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95, 95 में हमको 12 ऐड करना है, तो 95 में हम 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 107 बनेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है?
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रीजनिंग के लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिएगा। हाइग्रोमीटर अगर आर्द्रता से संबंधित है तो बैरोमीटर किससे संबंधित होगा? देखिए, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं तो दबाव को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 47 है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करेंगे। किसी कोड भाषा में प्लांट को QMBOU लिखा जाता है तो ग्रांट को कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, लॉजिक पता करना है आपको, कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए, P के बाद Q आता है, L के बाद M आता है, A के बाद B आता है, यानी कि जस्ट उससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऐड किया है। इसी तरह G के बाद क्या आता है? H आता है, R के बाद आता है S, A के बाद B, N के बाद O और T के बाद U। ये देख लीजिएगा किस में है, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, निम्नलिखित में से विषम पद का चयन करें। देखिए, रुपया, लीरा और दिनार ये सभी की सभी क्या हैं? करेंसी हैं, ठीक है। और सिक्का कोई भी करेंसी नहीं होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये इनमें सबसे डिफरेंस है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए जल्दी से। यहां पे कौन सा लॉजिक लग रहा है? जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए, -3 का लॉजिक लग रहा है, ध्यान रखिएगा। -3, -3, -3, 4 में -3 करेंगे तो ऑप्शन सी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। और अभी तक आपने सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यहां पर बताइएगा कौन सा लॉजिक लग रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कौन सी संख्या आएगी? देखिए, 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 4 21, 21 + 5 26, 26 + 6 करेंगे तो 32, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो दोस्तों, ये था आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।